जो सरकार नए 3 अध्यादेश लेके आई है, जिसमें किसान को बेचने की तैयारी है, किसान के खेत को बेचने की तैयारी है, देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को बेचने की तैयारी है, देश का मार्केटिंग कमेटी बोर्ड को बेचने की तैयारी है। देश के पास बचेगा क्या अगर ये 3 अध्यादेश आ गए तो? पूरी में सड़कों पर है। और आज तो छोटी सी झांकी है देश की। अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो फिल्म तो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि देश का किसान पढ़ा लिखा है। इसकी बीमा की जो किस्त थी वो सीधी 450 से बढ़ा करके 430 रुपए से बढ़ा करके 1650 रुपए कर दी। ये तो एक ये मानो चुनाव के दौरान सोची समझी रणनीति के तहत योजना बना करके किसान को रिश्वत दी गई थी। भाई देखो, शुरुआत में मोदी जी आए, क्या कह के आए थे? जो कह कर के आए वो किया नहीं, और जो किया वो कहकर नहीं आए। क्या कह, स्वामीनाथन लागू करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। अगर ये बात नहीं कहते मोदी जी, ये बात नहीं कहते तो गुजरात से बाहर मोदी जी को किसी गांव की पंचायत का मेंबर भी नहीं चुनती जनता। जैसे ये बात कह देते उस टाइम पर कि हम रिलायंस रेलवे बेचेंगे, एयरलाइंस बेचेंगे, देश के खेत बेचेंगे, देश के खेत में खड़ा किसान भी बेचेंगे, ऐसे ऐसे अध्यादेश लाएंगे, हम बीएसएनएल बेचेंगे, हम एलआईसी बेचेंगे, हम बीपीसीएल बेचेंगे। तो अगर ये बात कह के आते तो इन्हें देश के गुजरात से बाहर किसी प्रदेश के गांव में एक चौकीदार भी नहीं चुनता कोई। पुलवामा पाकिस्तान, पुलवामा अटैक पाकिस्तान, पुलवामा अटैक वो भी कोई ना कोई सोची समझी रणनीति थी। वो हुआ था, करवाया था, गया था, या क्या था वो? क्यों नहीं पारदर्शिता लाते ये लोग? ना किसान का मुद्दा था उस चुनाव में, ना मजदूर का मुद्दा था उस चुनाव में, ना बेरोजगारी का मुद्दा था उस चुनाव में, ना देश के अंदरूनी हालात, भाईचारा खराब हो रहा है वो मुद्दा था। सिर्फ पाकिस्तान पुलवामा, पाकिस्तान पुलवामा। पिछले 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन की किसी भी चैनल की, ज्यादातर 90% चैनलों की डिबेट निकाल करके, कितनी डिबेट किसान पर हुई, कितनी हिंदू मुसलमान पर हुई, कितनी डिबेट बेरोजगारी पर हुई, कितनी पाकिस्तान पर हुई? क्या दिखा रहा है मीडिया आज? आप अंदाजा लगा लो ना, लाओ ना हमारे सामने। अगर 200 दिन में 5 डिबेट किसान के लिए दिल दिखा दो आप। किसान आज सड़कों पर है, मीडिया को दिखाई दे रहा है। फसल लागत का डोडा दाम, कर्जा मुक्ति और खरीद की गारंटी, एमएसपी निर्धारित, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित, वो नहीं किया। जैसे मार्केट कमेटी में जो फीस लगती थी, टैक्स लगता था व्यापारी के ऊपर, जो 2% हमारी सड़कें, गांव की पक्की गलियां, उसके ऊपर 2 किसी तरह का, 2 किसी तरह का 6% टैक्स लगता था। वो आड़ती को देना पड़ता था, बनिए को देना पड़ता, जो खरीदता था। वो खत्म कर दिया। देशों का, जो अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, लगभग सभी देशों का हिंदुस्तान को छोड़ देता। सालाना सरकार किसानों को 17 लाख करोड़ के आसपास किसानों को हर साल उन देशों में किसानों को दिया जा रहा है, और अपने हिंदुस्तान में -2.5 यानी कि -2.5 25,000 करोड़ मिल रहा है। वो अपने किसान को, वो देश इसलिए नहीं मरने देते और हमारे किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। और किसान 60 से 70% रोजगार पैदा कर रहा है, और उसमें भी जो 2.36 बता रहे हैं, उसमें भी आप सुनोगे तो चंबा मानोगे, उसमें भी 94% किसको मिल रहा है? जो ट्रैक्टर का कंपनी लगाए बैठा है। चंडीगढ़ के किसान, दिल्ली के किसान, बॉम्बे के किसान, कलकत्ता के किसान, पटना के किसान, उन किसानों को 94% उन किसानों को मात्र 6% खेत में काम करने वाले किसान को मिल रहा है। एरो के ऊपर, कोई कल्टीवेटर के ऊपर, या किसी तरह की सब्सिडी के रूप में इस देश में किसान को इतना दबाया जा रहा है कि पूछो मत। खरीदेगा कौन? रिलायंस खड़ी है, एक यूएई की कंपनी खड़ी है, एक अमेरिका की कंपनी खड़ी है। कैसे चलेगा? अगर इन हाथों में चला गया देश तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? और पिछले अगर 16 साल में देखोगे तो सरकार ने इनका 50 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में माफ कर दिया गया, जबकि किसान का उसी पीरियड में 45 लाख करोड़ रुपया छीना गया है। विशेष करके मोदी सरकार आने के बाद, जिसकी पहले 2014 में टोटल संपत्ति थी एक आदमी की, वो थी 3.5 लाख करोड़, आज वो 13,10,000 करोड़ को पार कर गया है उसका टर्नओवर। भाई, हमारे देश में 28 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जो अंबानी की
अंबानी के अकेले के टर्नओवर से ज्यादा हैं। बाकी 23 राज्य ऐसे हैं, किसी एक राज्य का भी टर्नओवर इतना नहीं है, 13,10,000 करोड़ का। इनको बदलने के लिए एक बार फिर उस जोड़ी की, नेहरू और पटेल की जोड़ी की जरूरत है। किसानों के मसीहा चरण सिंह, अपना किशन पटनायक, शरद जोशी, अपने छोटू राम, इन जैसे लोगों की जरूरत है, किसान मसीहाओं की। और किसान नेता अपने जो एक इशारे पर पूरे देश को खड़ा कर दिया करते थे, एक टिकैत की जरूरत है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है? सड़क पे है किसान देश का, मतलब क्या है इन बातों का? देख रहे हो आप, अब बचेगा नहीं, कोई भी दुष्ट नहीं बचेगा। हिला दी जाएंगी वो दीवारें, जो देशद्रोही हैं, किसान द्रोही हैं, वो हिला दी जाएंगी। अब कोई बचने वाला नहीं है इनमें से। कहीं कोई इस मुगालते में रहो कि 5 साल इस देश के ऊपर तांडव मचाऊंगा, वो भूल है इनकी। जो आज जिसको WTO कहा जा रहा है, ये 2005 में नाम रखा गया था इसका, 4-5 में। इससे पहले 1994 में इसका नाम था डंकल प्रस्ताव। अगर आप 1948 में जाओगे तो इसका नाम था GATT, गैट करार। अगर हमारे पास 100 करोड़ टन गेहूं है जो कि हमारे देश में ज्यादा है पहले से ही, तो वो जो संगठन है विश्व व्यापार संगठन, उसकी शर्तों के अनुसार हमारे देश को 8 करोड़ टन गेहूं खरीदना ही पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे हमारे पास पर्याप्त है पहले से ही, तो वो बोलेंगे नहर में डाल दो, हमारा पैसा दो, समुद्र में डाल दो। इस तरह की चीजें उसके दबाव में तो ये किया जा रहा है। और उसी के हिसाब से कि खेती और किसानी को कब्जे में ले लो, किसान का खेत खरीद लो, किसी भी तरह से योजना बना करके खुद किसान को खरीद लो और शहरों में ले आओ, ताकि दिहाड़ी मजदूरी कंपनियों में सस्ती हो जाए, फैक्ट्रियों में, कारखानों में सस्ती हो जाए। ये WTO तो एक इतनी खतरनाक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, धराशायी कर देगी किसान को। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते। भाण और भाइयों, आज हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे श्री रमेश पंघाड़, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले युवा नेता हमारे पास बैठे हैं। आपने देखे भी इनकी बहुत सी वीडियो, जो किसान बड़े चाव से इनकी बातें सुनते हैं। हर जनता, हर लोग, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इनकी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी जाती है, क्योंकि ये वो बातें कहते हैं जो दिल से निकलती हैं। दिल से निकलती इनकी बातें, आह जो किसान की आह है वो इनके दिल से निकलती है। किसान का हर मुद्दा, हर बात, हर रूप किसान का ये उठाते हैं। तो आज हम इनसे मिलने के लिए इनके खेत में ही आए हैं। समय नहीं होता है, खेत में लगे रहते हैं काम पे, फिर भी समय निकाला है। तो आइए, नमस्कार जी पंघाड़ साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। हमारे दर्शकों ने भी एक बढ़िया सी राम राम कर दो। सारे किसान भाइयों राम राम भाई। आज 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस, बड़ी खुशियां मना रहा है देश। लेकिन ये किसान जो हैं, काले झंडे, काले बिल्ले लगा के बहुत दुखी शोर में नारे बुलंद करते हुए सड़कें भरी पड़ी हैं। किसान आज आजादी की खुशियां क्यों नहीं मना रहा है? क्यों काले झंडे उठाए खड़ा है? देखो भाई साहब, पहली बात तो सही बात आपकी, देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन आज किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग कम से कम यही कहेगा कि चंद अमीर लोग, चंद राजनेता या चंद पूंजीपति सबसे ज्यादा जश्न मना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज किसान को क्यों इतनी गर्मी में सड़कों के ऊपर, क्या कोई चाव से निकला है? वो इतनी मेहनत के बावजूद, हमारी आजादी के जश्न में शरीक होने के बावजूद, बजाय वो सड़कों पर काले झंडे लेकर विरोध कर रहा है, तो कोई तो कारण होगा। क्या ये विपक्ष की चाल नहीं हो सकती कि आजादी के उसमें खलल डाला जाए? देखो भाई, ये तो अनेकों बात चलेंगी, विपक्ष की, प्रतिपक्ष की, क्योंकि जिन्हें कुछ करना नहीं होता वो क्या कहेंगे? वो इसी तरह की बातों से तो बातों में उलझा के किसान को, उसको गुमराह करते चले आए हैं। लेकिन आज किसान क्यों है? क्या मांग रहा है किसान? जो सरकार नए 3 अध्यादेश लेके आई है, जिसमें किसान को
बेचने की तैयारी है, किसान के खेत को बेचने की तैयारी है, देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को बेचने की तैयारी है, देश का मार्केटिंग कमेटी बोर्ड को बेचने की तैयारी है। देश के पास बचेगा क्या अगर ये 3 अध्यादेश आ गए तो? और फिर क्या जरूरत पड़ गई एकदम ये अध्यादेश लाने की? किसान को जरूरत तो कोई और तरह की थी। वो तो अपनी लागत का 1.5 गुना दाम मांग रहा था, वो तो कर्जा मुक्ति मांग रहा था, जैसे मोदी जी ने बार बार कहा। वो तो 2 करोड़ रोजगार के सपने देख रहा था कि मेरे बच्चे या युवा को रोजगार मिलेंगे। ये किस तरह से धराशायी कर रहे हैं। आज किसान अपनी मजबूरी में सड़कों पर है, और आज तो छोटी सी झांकी है देश की। अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो फिल्म तो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि देश का किसान पढ़ा लिखा है, आज युवा पढ़ा लिखा है, वो अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह सोचने लगा है। उसी का परिणाम है आज 9 तारीख को भी उसी का परिणाम था, और उससे पहले भी, क्योंकि उसको अपने साथ जाती होती दिखाई दे रही है और वो बर्दाश्त नहीं करेगा भाई। ये देखिए आप, किसानों के लिए हमने टीवी पे भी सुना है, प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी है, मुख्यमंत्री जी की बातें सुनी है। किसानों के लिए 6,000 रुपया साल का प्रधानमंत्री दे रहे हैं किसानों को, और बहुत कुछ सब्सिडियां दे रहे हैं। ये बहुत कुछ किसानों के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं, तो फिर किसान दुखी क्यों है? देखो भाई, पहले हम इस 6,000 का भूत मन से निकालें। कितनी राशि है किसान परिवार के लिए 6,000 रुपये? और वो भी सिर्फ 8,500 करोड़ ही किसान है, बाकी की आबादी क्या है? अगर 6,000 रुपए को हम महीने में डिवाइड करेंगे तो 500 रुपए महीना। अगर 500 रुपए को हम दिन में बांटेंगे तो 17-16 रुपए। अगर 16 रुपए को एक किसान परिवार में 5 मेंबर तो होते ही हैं, 3 रुपए 17 पैसे 16 पैसे। कितनी बेहुदा शर्मसार करने वाली बात है। फिर मान लो चलो छोटी सी एक मदद राशि है, लेकिन छीनना कितना जा रहा है। अब आपने पिछले दिनों देखा होगा, जो कॉटन के ऊपर फसल इसकी बीमा की जो किस्त थी, वो सीधी 450 से बढ़ा करके 430 रुपए से बढ़ा करके 1,650 रुपए कर दी। एक ही किसान के अगर 3 एकड़ है तो 3,500 रुपए तो छीन लिए उसके। बल्कि एक रबी की एक फसल में इतना पैसा छीन लिया, तो बाकी फसलें और फिर खरीफ हमसे इस तरह। कहां पर ट्रैक्टर का कितना खर्चा आता है, कितना महंगा हो गया, दवाइयां कितनी महंगी। हमसे किसान से 20 रुपया छीन करके 1 रुपया देते हैं और उसकी पब्लिसिटी ऐसे करते हैं। ये तो एक, ये मानो चुनाव के दौरान सोची समझी रणनीति के तहत योजना बना करके किसान को रिश्वत दी गई थी भाई, ताकि वो वोट दे दे। और इस रिश्वत के चक्कर में, इस छोटी सी अनुदान राशि के चक्कर में किसान सम्मान निधि योजना के फेर में फंस के किसान डूब गया, और फिर सत्तासीन कर दिए ये लोग। यही तो बात है कि यदि किसान या मजदूर आम लोग दुखी था, तो फिर ये 5 साल के बाद दोबारा से मोदी जी को क्यों चाहा लोगों ने? क्यों दोबारा सरकार बना दी? सही बात है भाई। देखो, शुरुआत में मोदी जी आए, क्या कह के आए थे? जो कह कर के आए वो किया नहीं, और जो किया वो कहकर नहीं आए। क्या कह, स्वामीनाथन लागू करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। अगर ये बात नहीं कहते मोदी जी, ये बात नहीं कहते, तो गुजरात से बाहर मोदी जी को किसी गांव की पंचायत का मेंबर भी नहीं चुनती जनता। इन बातों के झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज हुए ये लोग। और जो नहीं कह के आए थे, जैसे ये बात कह देते उस टाइम पर कि हम रिलायंस रेलवे बेचेंगे, एयरलाइंस बेचेंगे, देश के खेत बेचेंगे, देश के खेत में खड़ा किसान भी बेचेंगे, ऐसे ऐसे अध्यादेश लाएंगे, हम BSNL बेचेंगे, हम LIC बेचेंगे, हम BPCL बेचेंगे। तो अगर ये बात कह के आते तो इन्हें देश के गुजरात से बाहर किसी प्रदेश के गांव में एक चौकीदार भी नहीं चुनता कोई। जो कह के आए वो किया नहीं, और जो किया वो कह के नहीं आए। और दोबारा आपकी बात सही है, दोबारा क्यों चुना? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरे देश को इनकी उपज कैसी है, कहां से उपजे थे ये लोग। जब हमारे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद जाकर इनके घर में जाकर कहा था कि राज धर्म का पालन करना चाहिए था,
हमारा देश अनेकों संस्कृतियों, अनेकों धर्मों, मजहबों, अनेकों जातियों का एक समावेश है, समूह है। और इस देश की पहचान भी इसी बात से होती है कि ये गांधी जी का देश है, ये पटेल का देश है, ये नेहरू का देश है। पहचान भी इसी बात से होती थी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे तो एक पुलवामा पाकिस्तान, पुलवामा अटैक पाकिस्तान, पुलवामा अटैक, वो भी कोई ना कोई सोची समझी रणनीति थी। नहीं तो आज तक ये छोटी छोटी घटनाओं को उजागर कर देते हैं। आज तक पुलवामा अटैक के ऊपर जो घटा उसका आज तक किसी के पास ना तथ्य है ना प्रमाण। देश आज भी संशय में फंसा हुआ है, वो हुआ था, करवाया था, गया था या क्या था, वो क्यों नहीं पारदर्शिता लाते ये लोग। लेकिन उस दौर में मीडिया को खरीद लिया गया और हर जगह यही दिखाया गया। जो बेसिक मुद्दे थे, देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे थे, वो मीडिया ने एक सिरे से खारिज कर दिए। ना किसान का मुद्दा था उस चुनाव में, ना मजदूर का मुद्दा था उस चुनाव में, ना बेरोजगारी का मुद्दा था उस चुनाव में, ना देश के अंदरूनी हालात, भाईचारा खराब हो रहा है वो मुद्दा था। सिर्फ पाकिस्तान पुलवामा, पाकिस्तान पुलवामा, और मीडिया का सहयोग खरीद लिया गया मीडिया को। आप हरियाणा में, अपने हरियाणा में देखोगे, हरियाणा में क्या था, 85 पार 80 पार, 85 पार 80 पार, 70 पार, 85 पार 80 पार। कोई मुद्दा था दूसरा? सब मीडिया का करा धरा और मीडिया को खरीद करके दो एक बार फिर कामयाब हो गए। लेकिन अब किसान देश का और देशवासी जाग गया है, भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है। मीडिया को आप लाछन लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से मीडिया ऐसा माध्यम है जो हर किसी की आवाज उठाता है जी, और किसान की आवाज हर रूप में उठाते हैं मीडिया वाले। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिक गया। यदि मीडिया ये देश का चौथा स्तंभ बिक जाएगा तो देश की हालत तो बहुत खतरनाक होंगे। आपकी राय क्या है इसमें? भाई देखो, जुडिशरी के ऊपर अटैक नहीं होते क्या? कितनी टीका टिप्पणियां होती हैं। कभी जज सीजेआई निकल कर बाहर आते हैं इस देश में, सीबीआई पर अटैक नहीं होते। सब जानते हैं, सब जानते हैं। मीडिया के बारे में जो आज कोई भी आरबीआई की स्टेटमेंट आई है, कौन सी संस्था ऐसी है जो प्रभावित नहीं है इस सरकार के नुमाइंदों से? आप मीडिया के बारे में बोले, आप अपनी आत्मा से बता दो, पिछले 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन, 1000 दिन की किसी भी चैनल की, ज्यादातर 90% चैनलों की डिबेट निकाल करके कितनी डिबेट किसान पर हुई, कितनी हिंदू मुसलमान पर हुई, कितनी डिबेट बेरोजगारी पर हुई, कितनी पाकिस्तान पर हुई? क्या दिखा रहा है मीडिया आज? आप अंदाजा लगा लो ना, लाओ ना हमारे सामने। अगर 200 दिन में 5 डिबेट किसान के लिए दिखा दो आप। किसान आज सड़कों पर है, मीडिया को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। पिछली बार दिया था? नहीं दिया। मीडिया का ही करा धरा है, क्योंकि जो अपनी टीआरपी के चक्कर में और सिर्फ जो ऊपर से प्रभाव पड़ता है, किसान रो रहा है तो चांद की बात दिखाएंगे, किसान मजदूर चिल्ला रहा है तो पाकिस्तान चले जाएंगे, और कोई देश में अगर कोई छोटी मोटी घटना होती है जो रोकनी चाहिए तो ये चाइना के बॉर्डर पर चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको? मीडिया नहीं कर रहा है ये? देखिए, मानता हूं मैं कुछ प्रभावीशाली मतलब लोग बैठे हैं मीडिया में होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता और नहीं मैं इसका पक्ष ले रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे विशेष रूप से पूछ रहा हूं, ये आंदोलन खड़े कर रहे हैं किसान हर रोज, और मतलब इनकी मांग जो है, मांगे जो मुख्य मांगे जो कह रहे हैं कि मंडियों में किसान अपना कहीं भी किसी मंडी में बेच सकता है। दूसरी बात कि किसान को एमआरपी जो रेट है, जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, वो हर बार बढ़ा के दिए जा रहे हैं। तो कितना क्या चाहती है किसान की आवाज क्या है? ठीक है भाई, अब देखो, किसान की मुख्य मांग मैंने पहले भी बताया 3 ही थी। फसल लागत का 1.5 दाम, कर्जा मुक्ति और खरीद की गारंटी, एमएसपी निर्धारित, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। वो नहीं किया। आप कह रहे हो कि देश का अब हर बार बढ़ा के दिया जा रहा है। पूरे देश का खाद्यान्न जो प्रोडक्शन है उसका मात्र 6% ही सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। दूसरा, आप जो पूछ रहे हो कि किसान क्या मांग रहा है, ये अध्यादेश क्या है, मैं छोटी छोटी, पहला अध्यादेश ऐसा है जो पूंजीपतियों को बढ़ावा देगा। कैसे देगा? मार्केट कमेटी को खत्म करने का प्रयास है इनका। जैसे मार्केट कमेटी में जो फीस लगती थी, टैक्स लगता था व्यापारी के ऊपर,
जो 2% हमारी सड़कें, गांव की पक्की गलियां, उसके ऊपर 2 किसी तरह का 2 किसी तरह का 6% टैक्स लगता था, वो आड़ती को देना पड़ता था, बनिए को देना पड़ता, जो खरीदता था। वो खत्म कर दिया। आप कहीं से खरीदो, खेत से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, अगर वो बनिया क्यों खरीदेगा मंडी में? बनिया तो उधर आएगा ना जहां उसके 100 में से 6 रुपए बच रहे हैं, वो यहां आएगा। धीरे धीरे मंडी निरस्त हो जाएंगी, फिर ये उनको भी बेच डालेंगे। 2 साल में ऐसा हो जाएगा। ये फिर ये बात कहते हैं। तो एक लाइन और लिख दो, कहीं से भी खरीदे किसान, एक लाइन उसमें लिख दो कि आपके एमएसपी की गारंटी होगी और खरीद की गारंटी होगी। बस एक लाइन लिख दो। हमारी मांग यही है कि कोई भी खरीदो, एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान निश्चित किया जाए, और फसल खरीद की गारंटी। वो लाइन क्यों नहीं लिख रही? वैसे तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी को नहीं छेड़ रहे, हम मंडी को नहीं छेड़। अगर नहीं छेड़ रहे हो तो साहब आप लिख दो एक लाइन, उसी ऑर्डिनेंस में एक 4थी लाइन लिख दो, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर दूसरा क्या किया, एक एक्ट बना था जमाखोरी को, लूट खसोट को रोकने के लिए। जो एक एक आदमी इतना इतना स्टॉक कर लेता था, चाहे प्याज का हो, आलू का हो, गेहूं का हो, दाल का हो, उसको रोकने के लिए बना था 1955 में। कि भाई तब ये एमएसपी निर्धारित किया था कि इस फसल तक तो किसान का अनाज बिकेगा, लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और इससे ऊपर बिकेगा तो वो सीधा किसान के खाते में जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कभी गुआर बिक जाता है, कभी मूंग बिक जाता है, कभी मोठ बिक जाता है, कभी 7-7, 8-8 हज़ार कपास बिक जाती है, कभी धान 4-5 हज़ार रुपये बिक जाता है, कभी तो एक बार 3-4 साल में किसान को जीवन दान मिल जाता है। दूसरा ये हुआ जो इन्होंने वो लिमिट लगाई थी, वो लिमिट हटा दी। अब चाहे पूरे देश का एक आदमी पूरे देश का खाद्यान्न स्टोरेज कर सकता है। वो अपनी मर्जी आएगा तब भाव गिराएगा, मर्जी आएगा तब चढ़ाएगा। वो किसान से ज्यों ही फसल आएगी तो कम रेट में खरीदेगा, और फिर उसको स्टॉक करके बाजार में इतनी वो कम माल उतार के भाव इतने चढ़ा देगा, वो उसी चीज को 100-100 रुपए किलो बेचेगा। तीसरा प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो सबसे खतरनाक है। कि इतनी बड़ी फाइल आएगी, इतनी बड़ी फाइल, उसमें किसान क्या क्या देखेगा? किसान तो कर्ज लेने जाता है तब भी नहीं देखता कहाँ पर अंगूठा लगवा रहे हैं, कहाँ साइन करवाएगा। वो पढ़ेगा इतनी शर्तें, ये उसकी वजह से मार डालेंगे, बहुत बुरा हाल कर देंगे। अगर किसान का ऐसा हुआ, ये अध्यादेश लागू हो गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा किसान का। तो सर एक प्रश्न और आपसे, ये जो तीनों अध्यादेश भारत सरकार ले रही है, हाँ। ये विदेशों में तो बहुत पहले से लागू है, फिर अपने यहाँ भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया भाई आपने। देवेंद्र शर्मा को सुनेंगे, उनकी स्टडी देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है, विदेशों में लागू हैं, लेकिन किसान वहाँ भी समर्थ नहीं है, वहाँ भी आत्महत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद अगर आप इसमें एक सोचनीय विषय के ऊपर जाओगे तो एक संस्था है OECD, 36 देशों में काम कर रही है। उस संस्था के आंकड़े हैं कि उन देशों का, जो अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, लगभग सभी देशों का, हिंदुस्तान को छोड़ देते, सालाना सरकार किसानों को 17 लाख करोड़ के आसपास किसानों को हर साल उन देशों में किसानों को दिया जा रहा है। और अपने हिंदुस्तान में -2.5 यानी कि -2.5 25,000 करोड़ मिल रहा है। वो अपने किसान को वो देश इसलिए नहीं मरने देते और हमारे किसान को कुछ मिल नहीं रहा। समस्या ये है भाई। बजट में तो इतना कुछ दिया जाता है, किसानों को बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बजट अलग से बनाया जाता है, कृषि का बजट अलग से बनाया जाता है और अलग से किसानों को दिया जाता है, फिर कहाँ कमी रह गई? कहाँ कमी? सही बात है। जो भाई सुन रहे हो, मैं भाइयों से एक आग्रह करता हूँ, लगभग 2 साल पहले समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव का तथ्यों के आधार पर सदन में डिबेट के दौरान एक बात कही थी कि विडंबना है कि हम भी पहले सरकारों में शामिल रहे हैं, लेकिन किसान के लिए देश के टोटल बजट में से सिर्फ 2.36
ये 2.36 का % का प्रावधान है, और कारपोरेट सेक्टर का 17 से 18% तक का प्रावधान है। जबकि कारपोरेट सेक्टर, ये पूंजीपति अंबानी अडानी 1% देश में रोजगार पैदा नहीं कर सकते, और किसान 60 से 70% रोजगार पैदा कर रहा है। और उसमें भी जो 2.36 बता रहे हैं, उसमें भी आप सुनोगे तो चंबा मानोगे, उसमें भी 94% किसको मिल रहा है? जो ट्रैक्टर का कंपनी लगाए बैठा है। चंडीगढ़ के किसान, दिल्ली के किसान, बॉम्बे के किसान, कलकत्ता के किसान, पटना के किसान, उन किसानों को 94% उन किसानों को मात्र 6% खेत में काम करने वाले किसान को मिल रहा है। एरो के ऊपर, कोई कल्टीवेटर के ऊपर, या किसी तरह की सब्सिडी के रूप में इस देश में किसान को इतना दबाया जा रहा है कि पूछो मत। सर ये एक बात ये जग जाहिर भी है, और जहां कहीं भी सुनते हैं देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया, ये बार बार प्रश्न उठ रहा है, कहां से देश, किस रूप में बेच दिया, देश को बेचा कैसे? ये इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। सही बात है भाई, लोग पहले ही कहते हैं कि राजनीतिक बात करता है। क्यों? क्या किसान हूं तो इसका मतलब मैं देश के बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकता? मैं टीवी नहीं देख सकता? मैं मेरे देश में क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं कर सकता? कोई कांग्रेसी कहता है, कहने दो। जो मेरे से सवाल करने वाले लोग हैं ना, वो खुद पूछें कि तुम क्या, अगर तुम भाजपाई और मैं कांग्रेसी बन गया तो मेरा दोष है क्या इसमें? या मैं कोई और किसी पार्टी से जुड़ गया तो दोस्त? लेकिन मैंने जिंदगी में किसान से के सिवाय कोई बात नहीं की। लेकिन ये बात भी सोचता हूं, सही कह रहे हो आप कि देश बेच दिया। देश एक भ्रम है, सच्चाई है, या पता नहीं प्रचार फैलाया जा रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं और सबूतों के साथ कह रहे हैं। भाई, इस देश के खून पसीने से, किसान के, मजदूर के, लेबर, हर तरह से, हमारे भूतपूर्व नेताओं की मेहनत से, इंजीनियरों की मेहनत से रेलवे खड़ा हुआ था। उनकी मेहनत से, खून पसीने से, देश के देशवासियों के खून पसीने से एयरलाइंस, BSNL, ये LIC, BPCL, जितनी भी चीजें हैं जो ये आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, निजी हाथों में देना चाह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी। आज किसको अधिकार, किसने अधिकार दे दिया मोदी जी को कि आप बेच दो? आपके पास अब BPCL का आप देखोगे तो वो एक ऐसी कंपनी है, भारतीय पेट्रोलियम, वो 8,000 करोड़ रुपए सालाना पेवर मुनाफा कमा के देती है देश को, और उसको 54,000 करोड़ की लाइन में ला के खड़ा कर दिया। खरीदेगा कौन? रिलायंस खड़ी है, एक UAE की कंपनी खड़ी है, एक अमेरिका की कंपनी खड़ी है। कैसे चलेगा? अगर इन हाथों में चला गया देश तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? फिर ये देश का युवा कहां जाएगा? किसके सहारे रहेगा देश? फिर जरूरत क्या है इस देश में? धीरे धीरे, इसका मतलब हम तो सिर्फ एक वोट डालने की मशीन भर बन कर रह गए हैं, हमारा कहीं हिस्सा ही नहीं है। धीरे धीरे फिर संसद तक पहुंच जाएंगे, कहां बचेगा लोकतंत्र? हमारे वोट की महत्ता क्या बचेगी? ये देश पूंजीपति जो लोग हैं, हाँ। आप पूंजीपतियों का जिक्र कर रहे हैं, ये देश की रीढ़ होती है जी। टैक्स पेड होते हैं, टैक्स देते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल हैं, जितनी सरकारी जो चीजें हैं फ्री की चल रही हैं, वो टैक्स जो लोग देते हैं उनके। और ये कंपनियां, इनका पूंजीपतियों का, खास करके किसान वर्ग पूंजीपतियों का ज्यादा विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सही बात है, ये हमारे में पूरे देश को एक भ्रम में डाल दिया गया है कि ये लोग टैक्स देते हैं। कहां से लाते हैं ये टैक्स? भाई, ये आपसे लेते हैं, मेरे से लेते हैं, ये ट्रैक्टर पर टैक्स लेते हैं, रोड पर टैक्स लेते हैं, समर्सिबल पंप पर टैक्स लेते हैं। ये टैक्स तो हमसे लेते हैं। और पिछले अगर 16 साल में देखोगे तो सरकार ने इनका 50 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में माफ कर दिया गया, जबकि किसान का उसी पीरियड में 45 लाख करोड़ रुपया छीना गया है। काहे का टैक्स देते हैं ये लोग? अगर ये घाटे में चलती हैं तो ये NPA में आ जाते हैं, बैड लोन, वो इनका माफ कर दिया जाता है। अगर ये मुनाफा कमाते हैं तो वो हमारा है। अब आप देखोगे चंद 10-15 लोग इस दौर में, विशेष करके मोदी सरकार आने के बाद, जिसकी पहले 2014 में टोटल संपत्ति थी एक आदमी की, वो थी 3.5 लाख करोड़, आज वो 13,10,000 करोड़ को पार कर गया है उसका टर्नओवर। भाई, हमारे देश में 28 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जो अंबानी के अकेले के टर्नओवर से ज्यादा हैं। बाकी 23 राज्य ऐसे हैं, किसी एक राज्य का भी टर्नओवर इतना नहीं है, 13,10,000 करोड़।
इनका विरोध ना करें तो क्या करें। अब इस उसमें रियासतों में और इन लोगों में आगे भविष्य में चलकर फर्क क्या रह जाएगा। हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके, लड़ाई लड़के उन रियासतों को बदला था, विलय किया था देश में। अब आगे एक और रियासत बस नाम बदला है, अब के बार उद्योगपति नाम रखा जाएगा। इनको बदलने के लिए एक बार फिर उस जोड़ी की, नेहरू और पटेल की जोड़ी की जरूरत है। किसानों के मसीहा चरण सिंह, अपना किशन पटनायक, शरद जोशी, अपने छोटू राम, इन जैसे लोगों की जरूरत है, किसान मसीहाओं की। और किसान नेता अपने जो एक इशारे पर पूरे देश को खड़ा कर दिया करते थे, एक टिकैत की जरूरत है। अब विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं और वो होने लग रहा है। अगर वर्तमान दौर देखोगे तो वो होने लग रहा है। हर तरह का आदमी दुखी है आज। जो बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं आजकल लाल किला की प्राचीर से, कभी गणतंत्र दिवस पर, आज कहां बचा है गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, रोज देखते होगे आप। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है, आज सड़क पे है किसान देश का, मतलब क्या है इन बातों का, देख रहे हो आप। अब बचेगा नहीं, कोई भी दुष्ट नहीं बचेगा, हिला दी जाएंगी वो दीवारें। जो देशद्रोही हैं, किसान द्रोही हैं, वो हिला दी जाएंगी। अब कोई बचने वाला नहीं है इनमें से। कहीं कोई इस मुगालते में रहो कि 5 साल इस देश के ऊपर तांडव मचाऊंगा, वो भूल है इनकी। जाग रहा है देश का किसान, मजदूर, किसान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, हर वर्ग जाग रहा है। किसान भी आजकल, खेती भी उद्योग का रूप ले रही है। बहुत सी स्कीमें भी हैं सरकार चला रखी, लोन का भी है, मछली पालन है, दूध का है, बहुत सी ऐसी। जैसे आप भी यहाँ खेती करते हैं, टमाटर की सब्जी की, आपने बदल दिया, एक सिस्टम बदल दिया। वो जो पारंपरिक खेती थी उसको छोड़ के आप मतलब बिजनेस टाइप में, यानी उद्योगपतियों में शामिल होने का प्रयास जो आपने किया, बहुत अच्छा किया। तो ये भी, आप भी तो यदि अच्छा मुनाफा कमाएंगे सब्जी में, इसमें तो उद्योगपति कहलाएंगे। जी जी भाई, देखो अब पीओ बना रहे हैं, मेरे को अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड मिले। बार बार ये चीजें थोड़ा बहुत जो करने के लिए की जा रही हैं, तो हम क्यों बैठे थे पिछले साल धरने पर, हम क्यों मांग रहे हैं हमारी लागत का 6 रुपए में से 2 रुपए भावांतर भरपाई योजना, क्यों चीख रहा हूं मैं, कहने को सफल हूं। यह भी सही है कि मैंने जागरूक किया अपने एरिया को, कई गांव को जागरूक किया है, लेकिन फायदा वहां भी नहीं है। इन्होंने तो एक मकड़ जाल में ऐसे ले लिया है किसान को। कितने किसान, एक बार ये दिखाओ मछली पालन के किसान कितने फायदे में है, आप एक बार दिखाओ मुर्गी पालक, कितने किसान किसी भी गांव में जाकर, तसल्ली ग्राउंड की रिपोर्ट कुछ और है, पशुपालक प्रदेश का कितना किसान, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, कोई बागवानी की फसलों वाला कितने। हम तो उपज पैदा करके इस देश को भर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो सर एक बात और बार बार सुनने को मिल रही है, ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, शायद इसकी यही हिंदी होती होगी, कि इसके तहत हमें बर्बाद मत करो, आवाज उठा रहे हैं लोग। उन्होंने कहां दखल दे दिया भारत में विश्व व्यापार संगठन ने। ये सारा पचड़ा तो भाई साहब उसी का है, जो आज जिसको WTO कहा जा रहा है। ये 2005 में नाम रखा गया था इसका, 4-5 में। इससे पहले 1994 में इसका नाम था डंकल प्रस्ताव। अगर आप 1948 में जाओगे तो इसका नाम था GATT, गैट करार। और ये एक इतना खतरनाक समझौता किया है हमारे देश ने, विरोध के बावजूद भी इतना खतरनाक समझौता किया। अब आप बताओ, ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई हमारे देश में, आज खाद्यान्न की किसी भी चीज की कमी नहीं है, और उस 8% हमें अमेरिका या किसी देश से खरीदना पड़ेगा। अगर हमारे पास 100 करोड़ टन गेहूं है जो कि हमारे देश में ज्यादा है पहले से ही, तो वो जो संगठन है विश्व व्यापार संगठन, उसकी शर्तों के अनुसार हमारे देश को 8 करोड़ टन गेहूं खरीदना ही पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे हमारे पास पर्याप्त है पहले से ही, तो वो बोलेंगे नहर में डाल दो, हमारा पैसा दो, समुद्र में डाल दो। इस तरह की चीजें उसके दबाव में ही तो ये किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से कि खेती और किसानी को कब्जे में ले लो।
किसान का खेत खरीद लो, किसी भी तरह से योजना बना करके खुद किसान को खरीद लो और शहरों में ले आओ, ताकि दिहाड़ी मजदूरी कंपनियों में सस्ती हो जाए, फैक्ट्रियों में कारखानों में सस्ती हो जाए। ये WTO तो एक इतनी खतरनाक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, धराशायी कर देगी किसान को। लेकिन आज पढ़े लिखे युवा किसान बच्चे समझने लगे हैं, इन चीजों को नेट पर सर्च मार के देखने लगे हैं। आज किसान जाग गया है भाई, अब नहीं मानने वाला किसान। विश्व संगठन जितने भी हैं, यानी विश्व समुदाय है, उससे हमें जुड़ा रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि अनेकों हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलते हैं। कोई चीज हम आयात करते हैं, कोई निर्यात करते हैं, जी। तो उसके तहत कुछ समझौते भी होते हैं, हाँ। करने भी पड़ते हैं जी। तो इसके मतलब ये WTO जो है, इसके तहत जो समझौता हुआ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ही दबाव या कुछ भी मानो आप, जी। उसके तहत ही हुआ है। बिल्कुल सही। अब अगर देखोगे पूरे विश्व को के रूप में एक बार देखोगे आप, तो पूरी दुनिया में अमेरिका के पास क्या है? हथियार, पैसा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसके पास। और यूरोपीय देश हैं, उनके पास क्या है? कैपिटल पावर है उनके पास। और हमारे पास असली पावर हमारे देश में क्या नहीं है? हमारे देश में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उतने दुनिया के किसी भी देश में नहीं है साहब। हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अब कोरोना महामारी के दौरान उन देशों के बगैर जिया ना ये देश। अगर किसान खड़ा होगा देश का और वो करार रद्द कर दिए जाएंगे तो किसान फिर दोबारा खड़ा कर देगा देश। नहीं तो अगर बशर्ते उनकी शर्तों के अनुसार चलते रहे तो बहुत जल्दी पूरा देश गुलामी की बेड़ियों में बंधने वाला है। हमारे देश के पास सब कुछ है, एक आध चीज को छोड़कर हम कर सकते हैं। हाँ, मानना हमारे पास तेल का अभाव है, लेकिन बहुत थोड़ी चीजों का। बाकी यूरोपीय देशों के पास कुछ भी नहीं है हमारी तुलना में। आप देखिए, माफी चाहता हूं पहले, कई बार आप विपक्ष की भाषा बोलने लग जाते हैं। विपक्ष तो पहले ही शायद कमजोर भी है, तो आप लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का आदमी तो नहीं है। आप कहीं राजनीति में जाने का विचार तो नहीं है सर? हाँ, जब मेरा पिताजी कमजोर हो जाए या मेरा पुरखा कमजोर हो जाए या मेरा पड़ोसी कमजोर हो जाए तो उसकी मदद करने के लिए कोई बेकार में हमारे देश को नोच कर खा रहा है, विपक्ष उसकी अपनी भूमिका में नहीं है आज, तो आम आदमी को खड़ा होना चाहिए या नहीं? देशवासी को खड़ा होना चाहिए या नहीं? ये तो वही लोग कह रहे हैं ना जिनके ऊपर कटाक्ष हो रहा है। हम कब किसके थे? ये मोदी जी हमने ही चुने थे, मैंने भी दिया था इनका वोट। ये तो बेकार की बातें हैं भाई, ये तो चलेंगी। अपना हक मांगने निकल जाओ, वो कहीं ना कहीं ऊंट पटांग उल जुलूल पता नहीं क्या क्या प्रतिक्रिया देंगे लोग। तो ये थे ओजस्वी किसान नेता रमेश पंगाल जी। आपने इनके विचार सुने, वीडियो को शेयर करें। किसान भाई, ये जो किसानों का दर्द है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। और भाई, लोक प्रसार हरियाणा को सभी सब्सक्राइब करें। आपको किसान नेताओं के और बढ़िया और जो बड़े नेता कहलाते हैं उनसे भी मिलवाएंगे। और रमेश, मेरे ख्याल से आज के दिन रमेश पंगाल से अच्छा वक्ता और अच्छा सोच वाला जो बुद्धिजीवी है नहीं दिखाई दे रहा है। टिकैत के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, इनका समर्थन करें, इनका सहयोग करें, इनके साथ खड़े हों तो ये आगे बढ़ें, आपकी आवाज को बुलंद करें। यही मेरा भी और आप सभी का एक ध्येय होना चाहिए। देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।